तो आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करवाने वाले हैं। दोस्तों, हम हमेशा बता रहे हैं कि आपको 5 अलग अलग सेट लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक सेट लगाने से हमारे पांचों एग्ज़ाम की तैयारी मैथ की कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए केवल एक सेट ऐसे बनाए जिससे पांचों की तैयारी आसानी से हो जाए। अब यहाँ देखें, हम जो सेट में क्वेश्चन लाते हैं वो सब का मिक्सिंग क्वेश्चन रहता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो सब के लिए काम आ जाए। ये यदि आप एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ में से किन्हीं की तैयारी करते हैं या सभी की तैयारी करते हैं तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको कभी भी मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले ध्यान यह दें कि प्रैक्टिस सेट लगाया तब जाता है जब सब आपकी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हो, तब समझने में मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बाय ऑप्शन से बता देते हैं, कभी बाय ऑप्शन से बनाते हैं तो कभी डायरेक्ट कोई ट्रिक लगा देते हैं। तो यदि आप पूरी सिलेबस नहीं पढ़े होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि सर बताए कैसे, पता ही नहीं चलता है। यदि आप पूरी सिलेबस को पढ़ चुके होंगे तब बहुत मज़ा आता होगा और पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया जाता है, कब ऑप्शन से जाया जाता है, कब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, कब नहीं करना है। ये सारी बातें आपके माइंड में आ जाते होंगे। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है। बनाना नहीं है, क्वेश्चन को उड़ाना है, देखना है और आंसर लगाना है, ये सिखाएंगे आपको। आइए जरा, क्वेश्चन है 6 विद्यार्थियों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा देने के उपरांत एक अन्य विद्यार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो गया। समूह के औसत अंकों में उसके अंकों को शामिल करने के पश्चात समूह के औसत अंक 3 अंकों की वृद्धि हो गई। समूह में शामिल किए बगैर इस विद्यार्थी को औसत अंक से कितने अंक अधिक मिले। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कब, जब आप प्यार से पढ़े होंगे तब मजा आया होगा कि क्वेश्चन कितना इजी है। जब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इतना इजी है तो क्वेश्चन बनाने का मज़ा जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। अब देखिए, पहले स्टूडेंट कितना था, 6 स्टूडेंट था, बाद में एक और बढ़ गया जिसके वजह से औसत में 3 की वृद्धि हुई। ध्यान रखें, 6 था, उसके बाद 7 हो गया तो 3 की वृद्धि हुई, तो सब में 3-3 बढ़ा होगा। सातों में तो सब में 3 की वृद्धि हुई, तो इसका आंसर निकालने वक्त कुछ नहीं करना है, 7 में 3 से गुना कर देना। कितना की वृद्धि हुई? 21। इसका मतलब ये लड़का 7वां जो आया था ये औसत से 21 अंक अधिक लाया था। तब क्या किया, औसत जितना था उतना तो बराबर हो गया, और जितना अधिक लाता वो क्या होता, सब बांट लिया जाता है। तो 7 3 बांटा था, 21 अधिक लाया था, हो गया आंसर। बस एक लाइन का आंसर था, 5 सेकंड का आंसर था। इसीलिए बताते हैं कि आप लोग पूरी सिलेबस यदि नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लें। यदि नहीं समझ आता है, मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आपको बताए और आपको समझ में नहीं आया कि ये कैसे बता दिए सर, तो सबसे पहले उन चैप्टर को कम से कम एक लेक्चर जरूर देख लें, उससे आपका सारी बात आपके माइंड में घुस जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी सिलेबस पढ़े फिर भी समझ नहीं आता है, तो सबसे पहले यह देखें कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, उसी टॉपिक का वीडियो कम से कम एक लेक्चर जरूर देख लें। फिर आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम को सोचेंगे कि अचानक खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती है, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी होगी।
देखिए मजा आ जाएगा। प्रत्येक 3 वर्ष पर कितने बहन जन्म ली है? 5 बहन। मान लिया जाए सबसे छोटी बहन की आयु यदि x होगा तो अगली बहन की कितना होगा? x + 3, 3 साल बड़ी होगी सब। अगली x + 6, फिर x + 9 प्लस x + 12। देखिए 5 बहन हो गया ना, सब 3 साल का अंतर का हो गया। सबके आयु का योग कितना दिया? 50 वर्ष दिया। अब आपके मन में आया होगा सर इतना लिखेंगे, इतना कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो बोले थे कि सवाल को बनाएंगे नहीं उड़ाएंगे, तो फिर उड़ाइए ना, बना क्यों रहे? तो बोले टेंशन ना लीजिए, पहले बना देते हैं फिर उड़ाने भी सिखाएंगे। आइए पहले बना लीजिए। 1 2 3 4 5 मतलब 5x प्लस 3 6 9 9 9 18 18 12 30। 5x इक्वल टू 50 में से 30 गया हो जाएगा 20, 5 चौके 20। x का मान आपका क्या आएगा? 5 आ गया, अरे 4 आ गया। 5 चौके 20 है ना, 4 आ गया। जरा देखिए ये तो x क्या सबसे छोटी बहन है। क्वेश्चन में पूछ रहा सबसे बड़ी बहन की आयु। सबसे बड़ी बहन x + 12 है, तो x + 12 मतलब इसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 4 16 आंसर हो जाएगा। ये तो प्रोसेस हो गया। अब उड़ाने सिखाते हैं। उड़ाने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा। वो क्या दिमाग लगेगा? मेरे साथ आइए, यहां देखिए, इस कोने में देखिए उड़ाते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी बहन 4 वर्ष की नहीं होगी। काहे नहीं होगी? सब 3 साल की बड़ी है, तो कम से कम 5 बहन है तो एक कम, 4 तिया 12 साल की अंतर होना चाहिए। तो 12 से छोटा जितना भी होगा तो उसको तो हम पहले देखते ही खत्म कर देते। बाकी आएंगे देखेंगे 16 14 18। ऑप्शन जब भी ट्राई किया जाता है तो हमेशा बीच वाला ध्यान रखें। क्यों किया जाता है? यदि हम 16 को ट्राई करेंगे, यदि 16 से कम होगा, 16 ट्राई करेंगे, यदि योगफल कम हो जाएगा तो समझ लेंगे आंसर हो जाएगा कितना? 18। क्योंकि 16 ट्राई किए थे योगफल कम हो गया था 18। 16 ट्राई किए योगफल अधिक हो जाता तो आंसर समझ लेते उससे कम वाला 14 होगा। 16 ट्राई करें कभी कभी परफेक्ट हो जाएगा तो आंसर वही होगा। देखिए समझ में नहीं आया होगा, जब लिखेंगे तब पूरी बातें समझ में आ जाए। मान लेते सबसे बड़ी बहन की आयु 16 वर्ष है। क्या मान लिया? सबसे बड़ी बहन की आयु 16 वर्ष है, तो 3 साल सब छोटी है, तो अगली 13 हो जाएगी, उससे छोटी 10, उससे छोटी 7, उससे छोटी 4। सबको जोड़ते हैं 50 पुर जाएगा, या 50 से कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है देखेंगे। 16 13 29 10 39 46 4 50। सबका योगफल 50 हो गया। सबका योगफल यदि 50 हो गया तो सबसे बड़ी बहन की आयु 16 वर्ष हो गई। आंसर तो मिल गया। सपोज डेट ये सबको जोड़ते और ये 50 से कम होता, देखिए जरा, तब समझ लेते 50 से कम नहीं, सबसे बड़ी बहन 16 से बड़ी होगी। 16 से बड़ी तब आंसर 18 लगाते। यदि इसको जोड़ते और 50 से अधिक आ जाता तब उसका आंसर 14 लगाते, कि 16 लगाए तो 50 अधिक हो गया तो 16 से छोटी हो जाएगा। ये टेक्निक था एग्जाम्पल से उड़ाने का। और 1 सेकंड में इतने जोड़ने के बाद आंसर आता। जितना देर में इसको लिखते उससे पहले आप आंसर ला लेते। इसी को बोलते सवाल को उड़ाना। यानी आप इसमें उड़ाने में 5 से 10 सेकंड हमेशा बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत मजेदार है, इसको तो देखते ही उड़ा देना चाहिए। यदि इतना बराबर इतना है तो इतना प्लस, प्लस नहीं यहाँ डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड है, याद रख लीजिए। ये प्लस नहीं है, ये क्या है? डिवाइड है। चलिए ये डिवाइड है। आ जाइए जरा, तो इतना इतना है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। जरा देखिए इस दोनों को गुना करे इतना मिल रहा, तो इसको इससे भाग दे रहा तो मिलेगा कितना? 23।
713 को 31 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 23, 23 मिलेगा, तो हम 23 लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या है वो सीखिए। सबसे पहले देखेंगे इधर कितने अंक के बाद दशमलव, 2 2 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, भाग जिससे लगा रहे उधर कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद दशमलव है। घटा दीजिए जरा, तो कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 3 अंक, 1 2 3। आंसर ये हो जाएगा। क्या किए? जिसको भाग देना है सबसे पहले उसमें देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, माइनस में जिससे भाग देते हैं उसको माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी नाविक को धारा की प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, ये धारा है, धारा नहीं धारा है, समझ लीजिएगा, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाभिक की गति ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड का। दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला आप इसको उड़ा दिया जाएगा। अब उड़ाते कैसे हो देखें। जब नाव धारा की दिशा में चलेगा, मान लिया जाए धारा इधर जा रहा है, नाव भी इधरे जा रहा है, क्या होगा? स्पीड जुटेगा। जब नाव धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, याद रख लीजिए। अब देखिए प्रतिकूल जा रहा, प्रतिकूल मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। मान लेते x क्या है? नाव की चाल, y क्या है? धारा की चाल, चाल घटेगा। x माइनस वाई कितना होगा? तो 40 को भाग दे देंगे 8 से, क्योंकि दूरी है 40, दूरी आपका कितना है? 40 किलोमीटर, समय दिया 8 घंटे, भाग दे देंगे तो 8 पचे 40 कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया, x माइनस वाई। अब जरा जाइए, धारा के अनुकूल जा रहा, अनुकूल जाएगा तो धारा क्या होगा? नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाएगा। नाव की चाल x, धारा की चाल y, जुट जाएगा। ये चाल है, चाल निकालते दूरी बटे समय से। दूरी आपका 40 किलोमीटर है, घंटा इसको जाने में लगता है 5 घंटा, भाग देंगे तो 8 पचे 40 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। अब शायद आप समझ गए होंगे। अब पूछ रहा स्थिर जल में नाविक की गति। नाविक की गति मतलब नाव की गति। नाव की गति, धारा की गति ने पूछा, नाव की गति याद रख लीजिए। x होता है बड़ा, y होता है छोटा। यदि इसमें नाव की गति पूछा जाए यानी x पूछा जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, यानी 5 + 8 का आधा कर लेंगे, हमेशा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 13/2 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में है। यदि पूछ लेता धारा की चाल यानी छोटका का मान पूछता तो वही काम करते, दोनों का अंतर ले लेते। क्या करते? दोनों का किसमें घटा? देखिए प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, ठीक है, दोनों का अंतर ले लेते। 8 में से 5 गया। इसमें कंडीशन रहता है कि ये प्लस जो कि वो बड़ा होना चाहिए मान, जिसमें माइनस की वो छोटा होना चाहिए। अगर कंडीशन फुलफिल रहेगा, क्योंकि कुछ टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ाए होंगे, जब ऐसा मिले तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना, बड़ा वाला आ जाएगा, दोनों के अंतर को 2 से भाग कर देना यानी आधा कर देना, अंतर को छोटा वाला मिल जाएगा। ऐसा बात गलत है। अंतर का आधा माइनस में भी आ सकता है। कब?
जब माइनस वाला बड़ा रहे प्लस वाला छोटा रहे, कंडीशन एक। अन्यथा जब प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, सीधा अंतर का आधा करेंगे, धारा की चाल निकल जाएगा। 8 माइनस 2 बट्टे 8 माइनस 5 बट्टे 2, 8 में से 5 गया 3, 3 बट्टे 2 मतलब 1.5, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए या ना समझिए आपकी मर्जी है, क्योंकि लिखा है तो समझना पड़ेगा। समझ गए ना। धारा की चाल पूछता तो फटाक बोलते 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक की चाल पूछा, नहीं नाव की चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का था। मेरा काम है हर पॉइंट को समझाना। यदि आप जानते हैं तो फटाक से स्पीड करके आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी पर समकोण है। देखिए मजा आ जाएगा। एक फिगर लेते हैं ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल का फिगर ले लेते हैं। चलिए एक समकोण ट्रायंगल का फिगर ले लिए, इसमें जो कह रहा है वो करते जाइए जरा। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी पर समकोण है, मतलब जो समकोण है वो बिंदु बी है। समकोण ये है ना। ए बी आप कहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है। ए सी लिख दिए कहीं भी। ए बी 8 सेमी है, ये 8 दिया हुआ है, ए 8 सेमी। बी सी 15 सेमी है। आप जरा बता दीजिए 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। किसका? 8, 15, 17 का। याद नहीं है तो याद रखें, नहीं तो वही कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको भी हल करेंगे तो हमारा मिलेगा 17। तो आपकी मर्जी है, लगाइए। हम ट्रिपलेट यूज कर लिए। अजय अब क्या करा, त्रिभुज एबीसी के भीतर एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मजा आ जाएगा जो हम ट्रिक बताने वाले हैं। मजा नहीं, जिसको कहते हैं बहुत मजा, वो आएगा। ध्यान रखिए, जब अंदर वृत्त बनेगा यानी तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जाएगा, बाहर वृत्त बनेगा तो ऐसे बाहर बन जाएगा। याद रख ले, अंदर वृत्त बने तो उसको छोटी त्रिज्या से डिनोट करते हैं, बाहर वृत्त बने तो उसको बड़ी त्रिज्या से डिनोट करते हैं। आपको दोनों निकालने सिखा देते हैं। जब अंदर वृत्त बने उसकी त्रिज्या या क्षेत्रफल कुछ भी मांग सकता है। त्रिज्या जान जाएंगे तो क्षेत्रफल भी जान जाएंगे। त्रिज्या निकालने का ट्रिक यानी फॉर्मूला होता है P प्लस B माइनस H/2, और बाहरी त्रिज्या R होता है सिर्फ H/2, कर्ण का आधा। क्योंकि जब बाहर वृत्त बनाते हैं तो ये उस वृत्त का डायमीटर हो जाता, व्यास हो जाता, कर्ण। चलिए इसको मिटा देते हैं। याद रख लीजिएगा, जब बड़ी त्रिज्या लानी हो तो कर्ण का आधा करेंगे। फिलहाल जो मांग रहा उसको निकालते हैं। P कितना है, 8 है। B है 15। H कितना है जरा देखिए, 17। इसका आधा कर लिया जाए। R इक्वल टू 15, 8, 23 में से 17 गया 6, 6 का आधा 3। अन्यथा जब इसको बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन छोटा नहीं है। जब इसको प्रोसेस से बनाया जाए तो कम से कम 3 से 5 मिनट लगने वाला है। तो समझ लीजिए, फालतू की काम में समय को बर्बाद ना करें, फॉर्मूला और ट्रिक लगाए और आंसर पाए। अगर आपको भी मन है कि नहीं सर हमें एक ऐसे क्वेश्चन बताइए अलग के वीडियो में लाकर, जिससे हम पूरी प्रोसेस को अच्छी तरह से सीख लें, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। हम इस टाइप के एक नहीं 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, तब ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना बचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। जो भी स्टूडेंट
इस मेथड से बना रहे हैं। देखिए जरा कि जोड़ा लगा, अब 5 से लगाएंगे 25, बचा 3, डबल 0, 5 5 10। अब किससे लगाएंगे? 2 से, 2 दूना, यहाँ भी 2 लगेगा, 2 दूना 4, 0 2, बचा कितना? 96। ये सही है, लेकिन छोटा प्रश्न है तो सही है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे। कोई ज़्यादा करना यहाँ भी नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए 2800 से कितना हटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? जितना बचा उसी को हटाना है। 96 को हटाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अन्यथा ट्रिक सीखिए जिसको मिनटों की क्वेश्चन को सेकंडों में बनाना हो। ट्रिक के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड। वही स्टूडेंट ट्रिक लगा पाता, अप्लाई कर पाता है जिसके पास एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता हो। ये तो प्रोसेस हो गया, अब एक्स्ट्रा सोचवाते हैं। 2800 से छोटी कोई संख्या लेना है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फटाक से आपके मन में आ जाना चाहिए कि 2850 के स्क्वायर से बड़ी है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो किसका स्क्वायर नजदीक आएगा? तो 52 के स्क्वायर। किसका? 52 के स्क्वायर। 52 के स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है? 25 तो शुरू में लिखते हैं, शुरू में 25 ने, शुरू में 2 का स्क्वायर लिखते हैं 4, 25 में से यही 2 जोड़ देते हैं जो 50 से ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो। 25 + 2 27, यानी 52 का स्क्वायर 2704 है। हमारे पास 2800, कितना हटाना पड़ेगा? 96 हटाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है। बाकी आपकी मर्जी हो, ऐसे बनाना अच्छा लग रहा है कि वैसे लग रहा है। ऐसे तभी बना पाएंगे जब आप स्क्वायर पावर हो, आपके पास मेथड हो कि 52 के स्क्वायर कैसे फटाक से निकालेंगे, कैसे हम 2800 के नज़दीक जाएंगे, तभी आप ट्रिक लगा पाएंगे। इसमें तो कुछ करना नहीं, कोई दिमाग ही नहीं। 8 क्लास में जो पढ़े हैं वही सटा देना है। जो जनरल दुनिया के सारे स्टूडेंट बनाते हैं वो काम करेंगे तो आप एग्जाम में यूनिक नहीं किए। यूनिक करने का मतलब ये करना पड़ेगा। चलिए, हम हमेशा सेट पढ़ाते वक्त आपको यूनिक करते हैं, यूनिक स्टूडेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बाकी स्टूडेंट से अलग हो जाए। जब बाकी स्टूडेंट से जब आप अलग हो जाएंगे तब समझिए आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। आपको बुलाया जाएगा, सिलेक्शन आप लीजिए। आपको सिलेक्शन के लिए ना घबराना है ना हड़बड़ाना है, एकदम रिलैक्स रहना है। केवल अलग करके तो दिखाइए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? देखिए, परिमेय संख्या क्या क्या तरीका है। जो रूट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा उसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। जो रूट से बाहर ना हो वह अपरिमेय हो गया। ये तो रूट वाले में। अब पॉइंट वाले आता है। पॉइंट में याद रख लीजिए, पॉइंट के बाद यदि संख्या रुक गया है कहीं, समझ लीजिए परिमेय। या पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आता है, जैसे देखिए जरा 7.2313131 ऐसे चल गया, रिपीटेड। पॉइंट के बाद कहीं भी रिपीटेड नंबर मिलने लगा, समझ लेंगे यह परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है। यदि रिपीटेड नहीं मिला, मान लिया जाए 231 233 232 243 कुछ भी ऐसे आने लगा, डॉट डॉट लगा दिया। अब रिपीटेड नहीं है लेकिन डॉट डॉट अनंत तक जा रहा, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या। आपको परिमेय और अपरिमेय से केवल इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए तो ये निकल गया कितना, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब यानी रूट से बाहर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्यूब रूट 8 हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी मजेदार है, आप बनाते कितने अच्छे से हैं वो आप पर डिपेंड करता। आइए जरा, एक पाइप किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आइए तो जरा
दिखाते हैं आपको यूनिटी मेथड से, क्योंकि टाइम एंड वर्क को बनाने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो है यूनिटी मेथड। देखिए ये जो है, मान लेते हैं कोई है जो 4 घंटे लेता है टंकी को भरने में, पॉजिटिव। टंकी को खाली करने वाला समझ लेते हैं बी है, ये 10 घंटा लेता है। दोनों का एलसीएम तो पता है कि 20 होगा। 5 चौके 20, 10 चौके 40, ये खाली करने वाला इसके साथ माइनस लगा दीजिए। आइए जरा अब दोनों को एक साथ खोलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखे, यहां पूछ दिया है टंकी आधी खाली थी, मतलब टंकी का आधे भाग को हमको काउंट करना है। तो 20 है टंकी का टोटल भाग, उसका आधा भाग कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा 10। अब इसको कौन भर रहा है या खाली कर रहा है, ये भर रहा है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 10 खाली है, आधा खाली है, तो आधे भरेंगे तो 10 भरना है। 10 भरना है तो 1 घंटा में देखिए 5 भर रहा है, 4 खाली हो रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो 1 घंटा में 1 भर रहा है। 1 घंटा में 1 भर रहा है तो टोटल भरने में कितना समय लग जाएगा, आधा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटा। अरे कहीं मिसिंग है क्या, एक पाइप किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जब टंकी आधा खाली था। सही जा रहे हैं, ऑप्शन या क्वेश्चन कहीं मिस्टेक है क्या, एक बार फिर से देखिए। 4 घंटे में भर रहा है, ये 10 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम 20, 4 पचे 20, 10 दूना 20। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग ध्यान दिए, कभी कभी हो जाता है ब्लेंडर मिस। 10 दूना 20 होता है, -2 कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए 5 भर रहा है, जरा देखिए तो, 2 खाली कर रहा था, 1 घंटा में कितना भरा जा रहा है, 3 भरा जा रहा है ना। 10 को 3 से भाग देंगे, कितना देंगे, 10 को 3 से भाग देंगे। 6 3 तिया 9, 3 घंटा बचा कितना, 1 बचा। 1/3 को जब घंटा में बदलेंगे, मिनट 60 से गुना कर देंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी 3 घंटे 20 मिनट। एम लिख देते हैं, 3 घंटे 20 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं, ये ब्लेंडर मिस हो गया था, 10 दूना 20 होता है, 4 लिखा गया था, इसी वजह से आंसर नहीं मिल रहा था। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था। यहाँ नहीं समझे होंगे तो एक बार देख लीजिए। 3 तिया 9, 3 घंटा बचा कितना, 1। जितना बच जाता है उसको ऊपर, जिससे भाग लगाते उसको नीचे। हमारा 1/3 बचा है घंटा में। मिनट में बदलना तो 60 से गुना, काट देंगे, 20 तिया 60, 20 बार में कट यानी 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट इसका राइट आंसर हो गया। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेमी बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 घन सेमी की वृद्धि हो जाती है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। घन का आयतन होता है ए का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। मान लेते हैं पहले भुजा x था, कितना था, x था। मान लेते हैं पहले भुजा x था, बाद में जब बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 2 सेमी, तो भुजा कितना हो गया, x + 2। दोनों का आयतन निकाला जाए तो दोनों का क्यूब करेंगे तो दोनों का अलग अलग आयतन निकल गया। इसी का अंतर दिया 488, अंतर मतलब बड़का में से छोटका घटाते हैं, इसलिए इसको पहले लिखे। ये 488 है। अब बताइए जरा, क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि इसको क्यूब कर ले फिर x का मान निकाले। यदि आ रहा है तो समझ लीजिए बहुत गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तो आपके मन में आया होगा तब करेंगे क्या सर, सही क्या है। हम बोले सही है ऑप्शन, बाय ऑप्शन। इसमें हिट करेंगे ऑप्शन को। जरा देखिए ऑप्शन हिट करने का तरीका हम हमेशा बताते हैं कि बीच वाला लीजिए। अब बीच वाला में देखिए आपके मन में बीच वाला क्या क्या आ रहा है, 6 7 8 9 है। 7 लेंगे तो मेरा 6 खत्म, 8 खत्म की चांस रहेगा। 8 लेंगे तो 7
और 9 खत्म हो जाएगा। तो जरा लीजिए 7 ले लीजिए, 7 + 2 9 का क्यूब, 9 नमा 81 नमा 729, 729 माइनस 7 का क्यूब, 7 सते 49 सते 343, कितना 343। जरा देखिए यूनिट डिजिट पर 9 में से 3 गया 6 होता, हमको 8 लाना, इसका मतलब 8 लाना। तो ये भी देख लें जरा, 729 में क्या घटा रहे हैं, 343 ना, कितना आ रहा, 9 में से 3 गया 6 आ रहा है, 2 में से 4 नहीं, एक पैसा लेंगे 12, 12 में से 8 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, मेरा छोटा आ रहा, मान छोटा आ रहा है। यानी हम 7 रख रहे हैं तो छोटा आ रहा है, जब 7 रखे तो छोटा आएगा, तो 6 कभी नहीं होगा। ऑप्शन 2 खत्म। 8 हो सकता है, ट्राई मारेंगे, 8 नहीं होगा तो 9 आंसर लगा देंगे, ये तरीका है। 8 2 10, 10 का क्यूब 1000 होता है, माइनस 8 का क्यूब होता है 8 8 64 512, जब इसको घटाते तो हो जाता है 488। मिल गया तो लगा दिए, नहीं मिलता तो 9 को लगा के निकल जाते। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना कुछ करना पड़ा। आइए अब बहुत मजेदार बात सिखाते। 36 72 और 126 का महत्तम HCF कितना होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट में सबसे बड़का को चेक करना। 36 से 36 एकम 36, 36 दूना 72, लेकिन 36 के टेबल में 126 नहीं है, खत्म। 36 से छोटा क्या मिला, 18, 18 के टेबल में 36, 18 के टेबल में 72, 18 के टेबल में 26 है 126, 18 × 5 90, 18 × 6 108, 18 × 7 126। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, एचसीएफ तो निकालना ही नहीं रहता। जब ऑप्शन दिया रहे सीधा एचसीएफ के लिए बाय ऑप्शन चल जाइए, अन्यथा छोटी संख्या के फैक्टर से चेक करते हैं। आइए नेक्स्ट पर, ये देखिए, ये तो कमाल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगले एलपी का जो एग्जाम हुआ था नेक्स्ट बार सीबीटी 1 का, उसमें बहुत बार पूछे गए थे। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम मक्खन की तरह। 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। 6 में 3 को घटा देंगे तो इतना का मान हमारा 3 मिल जाएगा। कर लीजिए। अब इस 3 को इस 3 से भाग देंगे, क्या बोले, इस 3 को इस 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1। कितना मिलेगा, 1। देखिए इसको भाग देंगे तो हमें मिलेगा 20, माइनस का चिन्ह इधर का काम करें, 3 भागा 3 1, कितना मिल जाएगा जरा देखिए 19। हमारा इतना का काम हो गया, मिडिल ब्रैकेट तक पूरा कंप्लीट, और हमें मान आया 19। अब इतना बचा है, कितना बचा, 45 माइनस, यहाँ देखिए 30 में से 19 माइनस कर लीजिए, ये 19 आया इतना का मान, 30 में से यहाँ 19 को माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा 11। 45 में 11 घटाइए, आंसर आ जाएगा 34। कितना, 34। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं था, ये मक्खन सा सवाल मक्खन की तरह बना डाले। पहले इस छोटी ब्रैकेट को हल किए, फिर बड़ी ब्रैकेट में दाखिल हो गए। यहाँ देखिए भागा था तो पहले भागा कम, 20 तिया 60, 20 लिख लिए। इधर का देखेंगे, ये ब्रैकेट वाली सारी काम करने के बाद पहले भागा करेंगे, माइनस तो करेंगे नहीं, तो 3 भागा 3 1 हो गया, तो 20 में से घटा दिए 19, इतना पूरा का काम हो गया था 19। अब इस 19 में यहाँ 30 में से 19 माइनस कर लेंगे क्योंकि माइनस लगा, 11 बचा, 45 में से 11 घटा दिए, हमारा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ी सी जानकारी आपके पास होगा तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी, 10%। बोला यदि 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर 1331 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 10% यदि राशि रहता है कितने साल के लिए, 3 साल के, 3 ईयर के लिए, सीआई कितना होता है, सीआई हो जाता है इसका 33.1%। ये तरीका याद रखना चाहिए आपको। यदि 10% रेट हो, 2 साल का सीआई पूछे
तो 21% होगा। ये याद होता तभी आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा सके होंगे या लगाए होंगे। अन्यथा दूसरा भी तरीका बता देते हैं। तरीका तो एक से एक है, आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। A/P इक्वल टू 1 + R/100 पर पावर 3 साल है तो पावर 3 चढ़ा दिए। टी ए का मान कितना रखेंगे 1331/1000 क्यूब है, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, इक्वल टू 100 + R, इसको लिखेंगे 100 + R बाय 100। आइए अब इसको लिखेंगे 11/10 इक्वल टू 100, ये R निकलेगा 100 + R बाय 100, यहाँ से काटेंगे, फालतू का समय बर्बाद हो गया। 110 इक्वल टू 100 + R, यहाँ से R कितना मिला, R मिला 10%। अब R मिल गया तो आंसर निकल गया। अब आपके मन में आया होगा सर ऐसा कुछ प्रोसेस बताएं जिससे सेकंडों में बना दे। एक तो सबसे खतरनाक मेथड बताए जिसमें तो दिमाग से उड़ गया, दूसरा थोड़ा बड़ा हो गया, इससे कुछ छोटा हो सकता है क्या, आपके मन में आ रहा होगा तो हम बताएंगे हाँ है। देखिए उसके लिए करना क्या होता है। 3 साल है, जो ए रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो पी मूलधन रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। 3 साल है तो उसको क्यूब रूट निकाल लेंगे, निकालेंगे तो कितना मिले 11/10, यही ब्याज मिले। 10 से कोई राशि कितना हो गया 11 हो गया। रेट निकालना है तो 1 बढ़ा किस पर 10 पर, 1/10 का मान होता है 10%। अब इससे आसान नियम खोजेंगे तो अब नहीं मिलने वाला। सबसे आसान था कि यदि आपको याद रहता तो फटाक से आंसर लगा दिए रहते। दूसरा नहीं याद है तो बनाने के लिए सबसे बेहतरीन नियम। तीसरा तो ये है बे किया है जो बाकी के सब टीचर बताते हैं। आइए नेक्स्ट पर, और बाकी के सब स्टूडेंट भी बनाते हैं। ये भी कुछ स्टूडेंट है जो ट्रिक का उपयोग करते हैं, अन्यथा जो करते हैं वो सिलेक्शन पाते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी पाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से। नहीं कहता है मेहनत करो कम और कमाओ अधिक, तो उसके लिए दिमाग लगेगा, क्योंकि मेहनत तो एक ठेला चलाने वाला भी बहुत मेहनत करता है लेकिन कमाता कम है। लेकिन जो एरोप्लेन चलाता है उसका सैलरी उससे कम अधिक है ना। मेहनत कम करता लेकिन उसके पास टेक्निक है। ठेला चलाने वाले को यदि एरोप्लेन चलाने दे दिया जाए वो तो कहीं भी क्रैश करा देगा या हवा में ना छोड़े पानी में उड़ा देगा वो तो। चलिए आइए नेक्स्ट। 2 वाल्व ए और बी एक पंप को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए क्या कर रहा है, एक को 37.5 मिनट में भर सकता है। देखिए जरा, और बी 45 मिनट में भर सकते हैं, ये 45 मिनट में भर सकता है। दोनों वाल्व खोल दिए जाते हैं तो पंप केवल 30 मिनट में भर जाएगा। यदि वाल्व बी को डैश के समय के बाद बंद कर दिया जाए, मतलब बी बंद कर दिया गया है, ए को नहीं किया लेकिन 30 मिनट चलने के बाद पूरी तरह से भर गया है। आइए जरा सबसे पहले टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। एलसीएम 45 और 37.5 के एलसीएम निकालना है तो आपके पास एक टेक्निक होना चाहिए। क्या टेक्निक? 37.5 दूना होता है 75, इसका मतलब निकालना जो एलसीएम वो 75 और 45 का है। 75 और 45 का एलसीएम 225 होता है, तो समझ लेंगे इसका एलसीएम कितना होगा 225 होगा। कुछ स्टूडेंट तो वो पूर्णांक वाले में गए होंगे, भिन्न वाले में, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का सीएम, फालतू की दिमाग ना लगाए। चलिए 37 को कितना बार पढ़ेंगे 225 होगा, तो 75 को 3 बार पढ़ते तो 37.5 को 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 45 को 5 बार पढ़ना पड़ेगा। हो गया काम।
अब हमें भर कितना देर में रहा, 30 मिनट में। जरा देखिए ये 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहा है, 6 यूनिट, या कहे तो 1 मिनट में 6 यूनिट काम कर रहा है। 30 मिनट तक ये पूरा किया था, बी न भाग गया था, ये पूरा काम किया था कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। यानी 30 गुने 6, 180 काम बेचारा कौन, ए किया था, जो बचा होगा वही बी किया होगा। तो 225 में से 180 माइनस कर लीजिए तो बचा कितना, 280 माइनस 180, 225 माइनस 180 हो जाता 45। ये काम बी कर रहा, बी 1 मिनट में 5 यूनिट काम करता है, तो बी को कितना देर लगा 45 यूनिट करने में, 9 मिनट। यानी 9 मिनट के बाद बी भाग गया था। ए अपना हिम्मत दिखाते हुए काम पूरा किया था। पूछ रहा है यदि बी को डैश समय के बाद बंद कर दिया जाए, भाग गया मतलब बंद कर दिए, टेंशन ना ले, बातों पर ध्यान न दे, बनाने पर ध्यान दे। तो बी 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, ए चलता रहा 30 मिनट तक, तो पानी पूरी तरह से भर गया। शायद हमें ना लगता है कि आपको आधा % का भी दिक्कत होगा, क्योंकि बातें ऐसे समझाया गया, ऐसे हटा हटा के, ऐसे विस्तारित रूप से कि 1 भी % प्रॉब्लम ना होना चाहिए। ये जितना देर चला, टोटल 30 मिनट चला, तो 180 यूनिट पानी भर दिया। हमारे पास 225 यूनिट भरने को था, 225 में से 180 माइनस के 45 बचा, इसको भरेगा कौन, बी भरेगा। बी भरा 9 मिनट तक, यानी 9 मिनट बाद बी बंद हो गया था। आइए, क्वेश्चन दिखने में केवल बड़ा लग रहा है, ये भी बनेगा वही चुटकी बजाने के जैसा, हलवे के जैसा, मक्खन के जैसा, जैसे समझ ले। देखिए बनाते हैं। पीटर शहर ए से है और पॉल शहर बी से है। वे एक ही समय में, यानी टाइम एक ही समय में, एक ही मार्ग का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के शहर की ओर अपनी यात्रा करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटे अधिक लगते हैं, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि पीटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की, पीटर ने, पीटर का चाल दिया है, तो पॉल की गति बताना है। अब देखिए ये तो मजेदार तरीका, इसका ट्रिक हम समझा देंगे, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। ये मिलने के बाद जब एक ही समय चले और कहीं जाके मिले, देखिए जरा, एक शहर ए है, एक शहर बी है। एक साइड से कौन चला है, पीटर, ए से, इससे पीटर चला है, इससे पॉल चला है, PAUL लिख देते हैं। दोनों कहीं जाके बीच में मिला, कहीं भी, जिसका चाल ज्यादा हो, किसका चाल अधिक है, देखिए जरा। अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में 13.5 घंटा किसको लगा, पीटर को, मतलब पीटर का चाल कम है। मान लिया जाए यहीं मिल गया, सपोज कम, क्योंकि इसका चाल कम है। यहां मिलने के बाद पॉल इधर आते गया, पॉल इधर आ गया और पीटर इधरे गया, और इसको समय लगा 13.5 घंटे का। पीटर को यहाँ समय लगा 13.5 घंटा, पॉल को लगा 6 घंटे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक फॉर्मूला का यूज करें, देख सीख लीजिए फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये है, S1 बाय S2 इक्वल टू √अंडर T2 बाय T1। बस चाल दिया रहेगा तो समय मिल जाएगा, समय दिया रहेगा तो चाल मिल जाएगा। निकालिए जरा, इसका यूज कर लेते हैं। S1 S2 में किसका चाल दिया, देखिए S1 कौन है, ये पीटर बेचारा S1 है। S2 कौन है, नहीं दिया है, पॉल। चलिए पहले पीटर था, S1 कितना दिया, 30 दिया है, बट S2 हमको निकालना है,
T2 6, T1 कितना 13.5 का रूट। देखिए जरा यहाँ 0 लेंगे तो ये पॉइंट खत्म। 15 चौके 60, 15 नमा 135, 4/9 रूट से बाहर कर लेंगे। 30/S2 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 रूट से बाहर। 2 से काट देंगे, 15 बार में 15 या 45। S2 कितना मिल गया जरा देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दिखाई दे रहा है नीचे क्या? हाँ दे रहा। चलिए तब पॉल की गति मिल गया कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा तो छोटा करके दिखा देते हैं। आप लोग घबराए ना, टेंशन ना ले, हर चीज आपके सामने दिया जाएगा। चलिए आपका आंसर निकल के रेडी। बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन था देखने में, हो सकता है कि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता तो फटाक से छोड़ के भाग जाते, लेकिन आज के बाद जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन कितने सेकंड में बनने वाला है। यदि आपको लग जाए कि क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा तो आप लोग कोशिश करके बना लें, लेकिन आपको आइडिया इस बात की होनी चाहिए कि यह क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बनेगा कि 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। यदि जो भी क्वेश्चन 2-3 मिनट लगने वाला लगता है कि इसको बनाने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा, आपका माइंड यदि कह दिया, समझ लिए उस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कर लेनी, बाद में बनाने की कोशिश करें, पहली अटेम्प्ट में नहीं। नहीं तो आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में हो सकता है आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, बन जाए माइंड डिस्टर्ब हो जाए या गलत हो जाए तो आप प्रेशर में आ जाएंगे कि 3 मिनट तो हम दिए, अब क्या हो गया, अब और उस पर दिमाग खराब होते होते आगे और भी गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पहला अटेम्प्ट में जो लगे फटाक से बन जाए, उसको उड़ा देना है। चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि बहुपद, देखिए बहुपद है, बहुपद नहीं, टेंशन ना ले, कभी कभी मिस्टेक होता है। यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस b के शून्यक 3 और 4 है तो a और b का क्रमशः किसके बराबर होगा? a और b का मान किसके बराबर होगा? मजा आ जाएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। शून्यक मतलब होता है जो बहुपद को 0 कर दे, वही मान उसका शून्यक कहलाता है। इस मान को इसमें पुट करेंगे तो शून्य क्या होगा? 0 आ जाएगा, मान 0 के बराबर होगा। ये क्या है? x का मान है, तो x का मान रखेंगे कितना, या ऐसे लिख देंगे इसको fx इक्वल टू x² माइनस ax प्लस b। लेकिन ये बचपन वाला काम तो करने में मजा आएगा नहीं। fx यानी f4 f3, x का मान 3 रख देते हैं, f3 में चलिए कर ही देते हैं, f3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3a प्लस b। जब मान रखेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। तो इसको हटा देते हैं। अब डायरेक्ट काम क्या करेंगे, आइए जरा ऐसा करते हैं, 9 को उधर कर लीजिए या 9 इधर रहने दीजिए। इसको ऐसे लिखेंगे 9 इक्वल टू 3a उधर जाके प्लस, अब b उधर जाके माइनस, हो गया समीकरण फर्स्ट। इसी को सीधा यदि लिखा जाए तो लिखेंगे 3a बराबर को साइड जा रहा माइनस b इक्वल टू 9। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे 4 बैठाएंगे, देखिए जरा, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ फिर वही 16 रहेगा 4a प्लस में, तो 4a माइनस b इक्वल टू 16। समीकरण सेकेंड, a b निकालना है ना। जरा देखिए दोनों में b माइनस है तो दोनों को क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। सीखिए जरा, 3a माइनस b इक्वल टू 9, 4a माइनस b इक्वल टू 16। चलिए घटाने सीखिए, ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से आप घटा सकते हैं। मेरा मन है ऊपर से घटाते हैं, माइनस है तो प्लस, ये माइनस खत्म। 3a 4a में घटाएंगे तो मिलेगा a, माइनस का काम खत्म। नीचे से भी घटा सकते थे, केवल माइनस का एक प्रोसेस बचता। 16 में से 9 गया 7, a का मान आ गया कितना? 7 आ गया। a का मान 7 आ गया तो किसी समीकरण में a का मान रख लीजिए, इसी में रख लेते हैं या इसी में इसमें रखिए 7 21, या यहाँ रख लीजिए। देखिए जरा a का मान कितना रखे? a का मान रखिए जरा 7,
तो 7 21, 9 में से 21 घटा देंगे कितना हो जाएगा जरा बताइए तो। 9 में से 21 को घटाएंगे 13 मिलेगा कि 12, 12 मिलेगा, -12, 12 माइनस बराबर को सट जाके +12 हो जाएगा। मतलब बी का मान कितना गया 12, ए का मान 7, बी का 12, जहां दिखे लगा देना है। ए और बी का मान 7 12 पे आंसर लगाना। देखिए हम भी गलत कर दिए थे, आप भी मत कीजिएगा। ए का मान 7 है, बी का 12 है, ये लगाना है। हर बार में कभी कभी होता है 7 12 दिखा लगा दिए, इसी को ब्लेंडर मिस बोला जाता है। आपको एग्जाम में इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी समीकरण में ए का मान रख लिए, चाहे ए में रखिए चाहे बी में रखिए, मान पुट कीजिएगा बी का आ जाएगा। आप बड़े हो गए, बच्चों है नहीं जो मान पुट करके दिखाए, डायरेक्ट रख देंगे, विदाउट पेन और पेपर के निकाल लेंगे। आइए ये तो और मजेदार है। 3 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 संख्या का औसत 5, जबकि अंतिम 2 संख्या का औसत 8 हुए। 3 संख्या कौन सी है? अब 3 संख्या हमारे पास ऑप्शन में दिया है, तो क्या जरूरी है प्रोसेस जाना? आइए जरा देखते हैं ऑप्शन से। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली 2 जोड़िए, नीचे जोड़िए। 7 2 9, औसत 5 नहीं होगा, क्योंकि औसत 5 का मतलब 5 दूना 10 योग होना चाहिए। 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 7 3 10 हो रहा है, तो रहने देते। आगे देखिए, लास्ट की 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो योगफल 2, 8 दूना 16 होगा। 8 7 15 हो रहा, गलत है, एक ही ऑप्शन है, मिल जाएगा। देखिए 8 2 10, 8 8 16, ठीक है। पहली 3 संख्या का औसत 6 है, तो 6 3 18 योग होना चाहिए। 8 8 16 2 18, सारे कंडीशन फुलफिल, आंसर आ गया। ना कुछ जोड़ना था, ना गुना करना था, ना घटाना था। आइए मजेदार बात पर चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यही सब मिक्स क्वेश्चन है जो एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, छोड़िए आरपीएफ क्या, डिफेंस विभाग को ले लीजिए। एनटीपीसी के साथ साथ डिफेंस विभाग को भी ले सकते हैं आप। डिफेंस विभाग के साथ साथ आपको एसएससी में भी यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जनरल कंपटीशन के मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं सब में यह क्वेश्चन इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं। तो हम क्या बोले, हम हमेशा बताते हैं, हम जो सेट में बताते हैं वो मिक्स क्वेश्चन रहता है, ताकि आपको एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सब में काम आ जाए। यानी एक सेट बनाएंगे, फायदा कितना का मिलेगा? 5 का। 5 अलग अलग सेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक सेट देखना है तो बाकी के 5 सेट का बराबर हो जाएगा, इसलिए एक सेट पर ध्यान दे, 5 सेट पर नहीं। आइए, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, 5 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म ये है। फिगर किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, यहां बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म है। एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसके शीर्ष से एक टावर का, तो इसके शीर्ष यहां होगा। तो पहले ऐसा करते हैं, प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, इसी पर एक टावर ले लिए। टावर है, पूरा टावर है, ध्यान रखें, ये टावर है, प्लेटफॉर्म ये है, इसके शीर्ष से ये उन्नयन कोण, फिगर बहुत गंदा बना, चलिए कोई बात नहीं, फिगर पर ध्यान मत रखिए, समझने पर ध्यान रखिए। 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई यदि 5 है, तो प्लेटफॉर्म के जितना ऊंचाई टावर गया होगा, इसका भी ऊंचाई 5 हो जाएगा। टावर से 40.40√3 मीटर दूर है, ये 40√3 मीटर दूर है, इसका मतलब ये भी 40√3 मीटर, सेम दूरी होगा। 30 का रेशियो याद रखिए, मजा आ जाएगा। रेशियो याद रहेगा तब। 30 का रेशियो कहता है 1 रेशियो √3, ये √3 का हो जाएगा, ये 2, ये रेशियो है, ध्यान रख लीजिए। चलिए रेशियो को दूसरा कलम से दिखाते हैं तो मजा आएगा। चलिए, ये रेशियो 30 का होता है 1 √3 और 2 का। देखिए जितना ये होगा, जितना ये होगा इसकी दूरी, वही तो ये दूरी होगा इसको, क्योंकि दोनों सेम दूरी है यहाँ से यहाँ तक। यानी √3 किसके बराबर? 40√3 के। हमें पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। √3 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 40√3 के। एक का मान निकालना, √3 से √3 खत्म, एक का मान 40, इसका मतलब इसका मान आ गया कितना? आ गया 40। तो पूरे
किसकी दूरी पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। टावर इतना दूरी 40 है, इससे नीचे 5 है, तो टावर की ऊंचाई कितना निकल गया? हाइट ऑफ टावर लिख देते हैं। हाइट ऑफ टावर 40 + 5 कितना हो गया? 45 मीटर। आंसर हो गया ना? बताइए कुछ लगा क्या? नहीं ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बच्चा वाला क्वेश्चन था, छोटा सा नन्हा बालक वाला। बनाने यदि जानते होंगे ट्रिक से तब, अन्यथा वही 10th में जो घिसा पिसा मेथड पढ़े होंगे उससे बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं बना के। हमेशा लॉजिक अपनाइए। लॉजिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कीजिए। हम इसके लिए 2 4 5 क्वेश्चन और एक वीडियो में लेंगे। एक ही टाइप के 5 7 क्वेश्चन लेकर आपको समझा दिया जाएगा। पहले रेशियो ही समझाएंगे, कैसे रेशियो बना 1:3:2 का, 45 का 1:1:2 बनता है, 7 का √312 बनता है, ये सब कैसे बनता है ये सारा चीज़ सिखाएंगे। आइए जरा, एक लोई में चीनी और आटे को का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। जरा देखिए, एक साइड है शुगर चीनी, एक साइड फ्लोर आटा। ऐसा लिख देते, हिंदी में लिखेंगे ज़्यादा सबको समझ आएगा। एक साइड चीनी लिख दिए, एक साइड लिख दिए आटा। इसका प्रारंभिक अनुपात 2:7 था। देखते जाइए मेरे साथ। 9 केजी लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई। ये था कितना? ये 9 केजी था। ये क्वांटिटी पहले वाला प्रारंभिक क्वांटिटी, इसको 2:5 बनाना चाहता है। बोला इसमें चीनी मिलाया गया। क्या मिलाया गया? चीनी। अच्छा ये बताइए, चीनी मिलाया गया तो आटा में बदलाव नहीं होना चाहिए ना? हमारे आटा में बदलाव दिख रहा है 7 और 5 है, बराबर करना पड़ेगा। तो बोल रहा बाद में जॉन ने कितनी चीनी मिलाई। देखिए मजा आ जाएगा। आटा को सबसे पहले बराबर करेंगे तो इसको 7 से गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35, को 5 से। आटा हो गया बराबर, क्योंकि आटा ना मिला गया ना निकाला गया। चीनी मिला गया तो आटा सेम होगा, तो आटा को बराबर करेंगे। 7 से यहाँ गुना किया तो यहाँ भी 7 से गुना होगा, 5 से यहाँ गुना तो यहाँ भी 5 से गुना। अब देखिए जरा, हमारे पास 10 यूनिट कोई चीज था, हो गया 14 यूनिट। कितना था? 10 यूनिट। अब जरा देखिए तो, बोला कितनी चीनी मिलाई गई। हमारे पास पहले 9 केजी लोई था। 9 केजी लोई में हमारे चीनी और आटा का अनुपात कितना था? 10 + 35 45। 10 और 35 का अनुपात था 9 केजी में। तो बोला अतिरिक्त चीनी कितनी मिलाई गई। तो टोटल का मान, टोटल रेशियो का मान 9 केजी है। तो आइए जरा, 10 + 35 यानी 45 यूनिट का मान कितना दिया है? 9 केजी। और हमें पूछ क्या रहा है? कितने यूनिट का। कितना बढ़ा? 5 दूना 10, 7 दूना 14। कितना यूनिट बढ़ा? 4 यूनिट प्लस हुआ है। कितना यूनिट? 4 यूनिट प्लस हुआ है। तो 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये पता चल जाएगा। कितना चीनी बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा रहे ना। आइए जरा, 9 × 5 = 45। 5 एकम 5x = 4। x = कितना? 4/5। ये केजी में है, ऑप्शन में ग्राम में दिया है, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, ये ग्राम में बदल जाएगा। गुना कर देंगे तो मिलेगा कितना? 800 ग्राम। आंसर मिल गया कितना? 800 ग्राम। यानी 800 ग्राम जब चीनी को डालेंगे उसमें तो यह अनुपात 2:5 का कहला जाएगा। मज़ा आ गया ना? कुछ नहीं था। देखे चीनी और आटा का अनुपात दिया 2:7। बोला कितने चीनी मिलाएंगे कि यह 2:5 हो जाएगा। पहले दे दिया था लोई कितने केजी का था? 9 केजी का था। हम बोले जब चीनी मिलाया गया तो आटा सेम होना चाहिए। आटा को बराबर कर दी, तो यहाँ 7 से यहाँ 5 से गुना। 5 से करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, 7 से किए तो दोनों साइड करना पड़ा। चीनी मिला कितना यूनिट? पहले 10 यूनिट था, अब 14 यूनिट हुआ, 4 यूनिट चीनी मिला। 9 केजी में कितना यूनिट था टोटल? 10 चीनी था, 35 आटा था, मतलब 45 यूनिट कोई वस्तु था तो उसका मान 9 केजी था। 45 यूनिट का 9 केजी बढ़ा है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान लेते हैं x, ये बढ़ा हुआ।
वहाँ से x का मान निकाल दिए, 800 ग्राम आंसर लगा दिए, हो गया, कुछ करना ही नहीं था। इजी क्वेश्चन, इजी सॉल्यूशन। आइए जरा, ये तो और मजा आने वाला। एक वृत्त में निहित एक वर्ग और एक नियमित षष्ठभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखिए, पहले हम सारी चीज बता देते हैं। एक वृत्त है ना, इसमें एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। जब वृत्त में वर्ग को खींचेंगे, इसका जो विकर्ण होगा ये इसका डायमीटर हो जाएगा। काहे कि डायमीटर से परिधि पे बना 90 डिग्री का कोण होता है, अब वृत्त में सब कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका विकर्ण डायमीटर हो जाएगा। तो इसको हम स्मॉल आर लिख सकते हैं। यानी वृत्त का जो डायमीटर हुआ, विकर्ण हुआ, वो d इक्वल टू 2r होगा। d इक्वल टू r नहीं समझिए, d इक्वल टू 2r समझिए। चलिए जरा अब आगे आ जाते, इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। एक चीज और समझा देते फिगर में ही। आइए वृत्त का एक फिगर ले लेते हैं। देखिए जरा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फ्रेम लगा दिया जाए। इसमें षष्ठभुज बनाना, क्या बनाना? षष्ठभुज बनाना है। षष्ठभुज में इसकी 6 भुजा बराबर होगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए कोई बात नहीं, बराबर नहीं हुआ तब पर भी ध्यान रखें। देखिए इस बात की, इसमें षष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो बनाते कैसे हैं? ऐसे कर देंगे, 1 त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बना, 4 त्रिभुज बना, 5 त्रिभुज बना, और ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और इसका देखिए केंद्र, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, इसका मतलब इसका भुजा जो कहलाएगा वो आर कहलाया जाएगा, सारे भुजा आर कहला जाएगा। अब दोनों का क्षेत्रफल केवल निकालना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 होता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 2। इसके क्षेत्रफल पर जाते हैं, अनुपात पूछ रहा, अनुपात। आइए इसके क्षेत्रफल पर, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? आर दिया हुआ, आर का स्क्वायर, समझ गए ना। ये डी क्या है? डी है 2r, इसका विकर्ण कितना? 2r, तो यहां लिखेंगे 2r का स्क्वायर। 2r के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4r का स्क्वायर। देखिए अब और इजी कर दिया ना। आइए कटने वाला को काट दिया जाए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 2 से काट दिया जाए, क्या? 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, यहां से काट दिए 2 तिया 6। आ जाइए जरा, 4 देखिए तो यहां कुछ नहीं तो इधर से गुना हो जाएगा, कोना कोनी, 4 एकम 4 अनुपात 3√3। ये इसका रेशियो हो गया। कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था यदि आप समझ जाएंगे तब, नहीं समझेंगे तो आपको थोड़ा सा जरूर उलझन में डालेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं था क्वेश्चन, यदि दोबारा समझना तो कमेंट्स कर ले, एक बार फिर से समझा देते। कहा एक वृत्त में निहित एक वर्ग है, तो वृत्त में वर्ग ले लिए, वर्ग का विकर्ण जो है वो वृत्त का डायमीटर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? तो जाने, किसी वृत्त में डायमीटर से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है हमेशा। जब भी 90 डिग्री बन जाए तो विकर्ण से क्या होता है? चतुर्भुज में, वर्ग में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, इसलिए यह डायमीटर हुआ। डायमीटर हो गया तो r 2r, यानी वर्ग का विकर्ण 2r के बराबर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर का आधा, विकर्ण का स्क्वायर 2r, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर का आधा। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका सब भुजा r है, सब भुजा क्या? देखिए r है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को r कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो r है,
तो आर का स्क्वायर कर दिए, बस रेशियो में काट दिया, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पर। एक सप्ताह में घड़ी के दोनों सुइयों एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हम तो बोलेंगे 22 सत्य 154 इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं, आपके मन में आता होगा सर कैसे, देखिए जरा घड़ी बना के दिखाते हैं। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। अब ले लेते हैं 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए जरा, ये केंद्र है, इस पर सुई लगा हुआ, अभी लगाते नहीं, बस सिखाते हैं। जब 12 बजेगा दोनों सुई एक ही पर आ जाएगा। ये मोटा वाला सुई, ये पतला वाला सुई एक ही पाएगा। 12 के बाद याद रखिए जब 1 बजेगा, 12 बजे तो मिलेगा, जब 1 बजेगा तो मोटा वाला सुई देखिए यहां रहेगा। 12 के बाद जब मिनट वाला सुई चलते हुए स्टार्ट होगा तो पहले घंटा का एक साथ रहेगा, 12 पे एक साथ रहेगा। 12 के बाद मिनट चलना स्टार्ट होगा, मिनट जब यहाँ आ जाएगा और घंटा यहाँ रहेगा तो 1 बजे नहीं मिलेगा। एक ही समय है, पूरे 12 घंटा में एक समय ऐसा आता है जब मिनट और घंटे की सुई नहीं मिलता हो, वो 1 बजने वक्त। जब 12 से 1 बजता है, आप लोग घड़ी लेकर अपने से घुमा के देख लीजिए, जब 12 बजने के बाद 1 बजाना चाहिएगा तो मिनट की सुई पहले आगे हो जाता है और आगे होते हुए 12 पे चलाता है। 12 घंटा में एक बार नहीं मिलता वो 1 बजे, तो 24 घंटा पूरे एक दिन में 2 बार नहीं मिलेगा। पूरे एक दिन में 2 बार नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना बार? पूरे दिन में 24 घंटा होता है जिसमें 2 बार नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 22। एक दिन में घंटे और मिनट की सुई कितने बार मिलते हैं? तो एक दिन में 22 बार। 7 दिन की बात है तो 7 से गुना कर देंगे, 22 गुना 7 154। कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन देखकर उड़ने वाला था। जब आप उड़ाने जानिएगा तब तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे इजीली तरीका से सॉल्व करते हैं। आइए आप भी सीखिए। -8 है तो लिख दिए 8। देखिए जरा, फिर ऐसे चिन्ह लीजिए। देखिए 7 + 2 9, 9 चौके 36, ऊपर हो गया 4। नीचे आ जाइए, ये -4 तो है ही, काट सकते थे, यहीं काट देते हैं। 4 दूना 8, माइनस माइनस कट के 2 मिला है, चलिए रहने देते हैं। ऊपर क्या काटे? नीचे। जब लिख दिए तो काटेंगे नीचे। देखिए 3 × 5 = 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस पीछे लगा हुआ है, तो 19 में से 15 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 4। काटिए जरा, 4 से 4 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूना 8, मिला कितना? ओवरऑल हमें 2 मिल गया है। लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 1। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए और आंसर। ये क्वेश्चन देखते आंसर लगा देना कितना? 1/4। 1/4 कहने का मतलब 0.25 इसका आंसर होगा। देखिए कैसे, सीख लीजिए जरा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पूरा डीप पूरा कंसेप्ट सिखा दे, आज के बाद कभी भी गलत ना होगा। माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। सेम आप इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी लगा सकते हैं। यहाँ दिया रहता कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, पूछा जाता कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 1/4 लिखेंगे, स्क्वायर नहीं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रहेगा 4, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखेंगे 1/4। अब देखिए पता चल गया होगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 1/, गुणम है तो भाग में आ जाएगा, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये दिया हो, ये पूछ रहा है तो उल्टा लगा देना, बस कुछ नहीं। समझ गए ना? ये दिया रहता है कुछ, दोनों में एक दिया रहे दूसरा पूछे उल्टा। इससे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। आपसे यहां से पूछ देता टेन थीटा कॉमन, तब यहां जान जाते कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इक्वल टू 1/4। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो 10 और sec दोनों निकल जाएगा। एक क्वेश्चन में आपका कितने कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, एक तो ये निकला, दूसरा में 10 sec दोनों निकलता, 3 कॉन्सेप्ट हुआ, 3। अब 3 एक और बनेगा सेम, कौन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, उसमें भी सेम कंडीशन लगेगा। यानी एक क्वेश्चन समझने के बाद आप इस टाइप के 6 क्वेश्चन को ऐसे फूंक देंगे, उड़ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। प्लस वाला है, क्यूब का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसका क्यूब माइनस, प्लस रहे तो माइनस 3 इंटू जो दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे। 3 तिया 9 तिया 27 में से 9 घटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, हो सकता है किन्हीं किन्हीं को डाउट होगा। जब भी आपको दिया रहे a प्लस 1/a का मान के, कुछ भी जो दिया रहेगा, आपसे पूछेगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बताइए, तो क्या करेंगे, तुरंत कर दीजिएगा k का क्यूब माइनस में 3 के। जब ये बताए तो एक और सीख लीजिए, दोनों फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। आपको दिया रहेगा कभी कभी a माइनस 1/a इजकल टू के, पूछा जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बताइए, क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ प्लस लगा दीजिए, k का क्यूब प्लस 3 के, बस सारा डाउट खत्म। फिर स्क्वायर वाला जानते होंगे, नहीं तो वो बता देंगे, टेंशन ना ले, स्पेशल वीडियो लगता है एक बनाना पड़ेगा उसके लिए। 10a इक्वल टू √2 माइनस 1, जरा देखिए 10 का उल्टा होता है कॉट, यानी इसको लिखेंगे यदि कॉट a, तो यह क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1/√2 माइनस 1। हर का परिमेयकरण करके देख लीजिए। हर का परिमेयकरण कहने का तरीका ये रहता है, जो चीज नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे उल्टा के, नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से गया 1, इसलिए नीचे लिखेंगे नहीं। हो गया हर का परिमेयकरण, आप लोग करके देख लीजिए। अब जो पूछ रहा वहां लगा दीजिए 10a माइनस कॉट, ये लगा रहा 10a माइनस कॉट। जब ऊपर एक रे नीचे कोई भी संख्या हो उसका हर का परिमेयकरण करना हो तो आप भी सीख लीजिए। सबसे पहले इस नीचे वाले को ऊपर लिखना, चिन्ह बदल के लिख दिए। नीचे का काम जो है, ये नीचे का काम ये करना है, इसका स्क्वायर पहले वाला का √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस लगाना है, नीचे का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से एक एक नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको छोड़ दिए, इसे लिख दिए। हर का परिमेयकरण करने का डायरेक्ट तरीका है। आइए 10a का मान कितना है, √2 माइनस 1, माइनस में कॉट a का मान कितना, √2 प्लस 1 है, माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस √2 माइनस 1, √2 कट गया, 1 1 क्या होगा -2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी -2 हो जाएगा, कुछ नहीं था, बच्चा वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मिसिंग है तो टेंशन ना ले, आंसर पर ध्यान दे बस। चलिए ऑप्शन को छुपा देते हैं। आइए, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल रबर का मूल्य 2 रुपये और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 585 रुपये है तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा देखिए पेन की संख्या, पहले देखिए इसका 3 रुपया, 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4, 2 एकम 2, टोटल जोड़ें कितना मिला 13। इस 13 यूनिट का मान दे दिया कितना, इस 13 यूनिट का मान दिया 585। 1 यूनिट का निकालिए, 1 यूनिट का निकल जाएगा 13 चौके 52, 13 पचे 65, 45 निकल गया ना। बॉक्स में पेन की संख्या, पेन कितना है देखिए, पेन का एक बॉक्स में पेन ये है 3 यूनिट का मान निकालिए, 45 तिया कितना 135। पेन की संख्या ऑप्शन नंबर जहां दिखे वहां लगा देना। और 135 कहीं नहीं है, कहीं मिसिंग है, देख लीजिए जरा। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर 3:2:1 में है। यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपया है, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अच्छा 9 4 13 2 15 होता है, देखिए 15 होता है, कितना होता है 15। आइए जरा, तो 15 तिया 45, 15 नम
15 या 45, बच गया 13, 15 नंबर 135, 39, 39 या कितना हो जाए 117, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में 17 दिख गया, लगा के निकल जाना है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करके बताएं कि वीडियो अच्छा लगा, और ये भी बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस सेट की प्रैक्टिस आप लोग चाहते हैं। ये सेट आपके पांचों एग्जाम में हेल्पफुल हो रहा कि नहीं हो रहा, ये जरूर बताएं। आप लोग सेट प्रैक्टिस करने के बाद किसी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं, किसी भी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाए, देखिए आप में क्या कोई सुधार दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।